दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों प्रीवियस ईयर्स पेपर्स रिवीजन के अंतर्गत आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 2018 में आयोजित एलटी ग्रेड परीक्षा सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स के 60 प्रश्नों को, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। दोस्तों एलटी ग्रेड परीक्षा में विषय से संबंधित 120 और सामान्य अध्ययन से संबंधित 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि जो सामाजिक विज्ञान विषय होता है एलटी ग्रेड से आयोजित किया जाता है, इसमें 4 भाग इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र में से आपको कोई 2 खंड चुनने होते हैं। तो एक एक खंड से आपको 60-60 प्रश्न करने होते हैं। तो आज आइए नागरिक शास्त्र के 60 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, देखिए आसान सा प्रश्न है। राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से है, ये कथन किसका है? गार्नर, डिमाक, गिलक्राइस्ट या सीले? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, डिमाक। दोस्तों मार्शल एडवर्ड डिमाक एक अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिक और लोक प्रशासन के प्रोफेसर थे। और डिमाक ने जो है दोस्तों राजनीति विज्ञान के लिए कहा है कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो दोस्तों राज्य के 4 महत्वपूर्ण या 4 आवश्यक तत्व होते हैं। देखिए जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। लेकिन देखिए संप्रभुता जो है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व होता है, क्योंकि संप्रभुता के अभाव में कोई राज्य नहीं रह जाता है। और दोस्तों गार्नर ने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस में कहा है कि प्रभुसत्ता राज्य की ऐसी विशेषता है जिसके कारण वह कानून की दृष्टि से केवल अपनी इच्छा से बंधा होता है, अन्य किसी की इच्छा से नहीं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी है? तो सही उत्तर है ये रूसो। दोस्तों रूसो एक समझौतावादी विचारक हैं और उनका मानना है कि आदिम मनुष्य या प्राकृतिक मनुष्य का स्वभाव लगभग पशुतुल्य, निष्पाप और स्वाभाविक रूप से निर्दोष था। वो नैतिकता से, विचारों से रहित और सहज भावना से काम करने वाला बुद्धिहीन प्राणी था। इसीलिए रूसो ने प्राकृतिक अवस्था के मनुष्य को नोबल सेवेज की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, किस राजनीतिक चिंतक ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उसकी मां ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे तथा डर को? ऑप्शन है आपके रूसो, हाब्स, जॉन लॉक और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, हाब्स। दोस्तों ये कथन हाब्स का है। हाब्स एक आंग्ल दार्शनिक और राजनीतिक विचारक था। उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उसकी मां ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे और भय को। अगले प्रश्न पर आते हैं, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन है आपके दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत या फिर विकासवादी सिद्धांत। तो सही उत्तर है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत यानी ओरिजिन थियरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन थियरी स्टेट का जो है दोस्तों ये सबसे प्राचीन सिद्धांत है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण समर्थन 17वीं शताब्दी में स्टुअर्ट राजा जेम्स प्रथम द्वारा अपनी पुस्तक लॉ ऑफ मोनार्की में किया गया। और जेम्स प्रथम का कहना था कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। दोस्तों दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में क्या है कि इसमें धर्म और ईश्वर को प्रमुखता दी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए संप्रभुता की अवधारणा निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या है, आपको बताना है। राजनीतिक, वैधानिक, दार्शनिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? संप्रभुता की अवधारणा मुख्य रूप से वैधानिक अवधारणा है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इसका कारण ये है कि राज्य की इच्छा का श्रेष्ठतम रूप राज्य के कानून में निहित होता है और आप जानते हैं कानून सभी पर बाध्यकारी होता है। दोस्तों ऑस्टिन जो है सबसे पहले इसकी जो है हाब्स और बेंथम ने दोस्तों संप्रभुता का वैधानिक दृष्टि से अध्ययन किया था, लेकिन ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड में जो है वैधानिक संप्रभुता की महत्वपूर्ण व्याख्या की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संप्रभुता की विशेषताएं हैं?
अस्थायित्व, सार्वभौमिकता। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दोनों, 1 और 2 दोनों ये जो हैं ये संप्रभुता की विशेषताएं हैं। संप्रभुता की मुख्य रूप से जो विशेषताएं हैं दोस्तों, इसमें देखिए 5 विशेषताएं हैं। पूर्णता यानी एब्सोल्यूटनेस, सार्वभौमिकता, अदेयता, अस्थायित्व और अविभाज्यता। तो ये संप्रभुता की 5 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न आसान सा प्रश्न है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर से है आपका। प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक या सब टाइटल क्या है? तो आपने शुरुआती दौर में ही पढ़ा होगा कि प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक कंसर्निंग जस्टिस या न्याय से संबंधित है। और दोस्तों रिपब्लिक के माध्यम से वो व्यक्तियों के मध्य हुए लंबे संवादों के माध्यम से स्पष्ट करता है कि हमारा न्याय से सरोकार होना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके टी.एच. ग्रीन, हेगेल, कार्ल मार्क्स और जॉन लॉक। तो सही उत्तर है जॉन लॉक को। दोस्तों जॉन लॉक को उदारवाद का प्रणेता कहा जाता है। क्योंकि इसने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, LLP, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को उसने प्राकृतिक अधिकार माना और वो कहता है कि इन्हीं अधिकारों की सुरक्षा के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न है, फांसीवाद के संबंध में सही युग्म की पहचान कीजिए। इटली मुसोलिनी, जर्मनी मुसोलिनी, इटली हिटलर, जर्मनी हिटलर। तो सही उत्तर है दोस्तों यहाँ पर देखिए फांसीवाद के संबंध में जो सही युग्म है वो इटली मुसोलिनी है। दोस्तों फांसीवाद का जन्म प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इटली में हुआ था, जब मुसोलिनी के नेतृत्व में 1915 में मिलान में पहले फैसियो की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, राज्य का वर्ग सिद्धांत यानी क्लास थियरी ऑफ स्टेट किसने प्रतिपादित किया? तो आप जानते हैं कार्ल मार्क्स ने राज्य का वर्ग सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और मार्क्स कहता है कि राज्य की उत्पत्ति का कारण वर्ग संघर्ष की स्थिति है। एंजल्स की पुस्तक है दोस्तों ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। इसमें राज्य की उत्पत्ति और स्वरूप के विषय में बहुत विस्तार से व्याख्या की गई है। और दोस्तों राज्य वर्ग संघर्षों की जिसमें कोई समझौता संभव नहीं, उपज और अभिव्यक्ति है, ऐसा मार्क्स का मानना है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है, देखिए इनमें से कौन वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक है, यानी जो इसमें साइंटिफिक सोशलिज्म का प्रतिपादन किसने किया है? तो सही उत्तर है दोस्तों कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी हो जाएगा। कार्ल मार्क्स और एंजल्स को वैज्ञानिक समाजवाद अथवा साम्यवाद का संस्थापक माना जाता है। दोस्तों प्रारंभिक समाजवादी जो थे चार्ल्स फूरियर, सेंट साइमन, थॉमस मोर, रॉबर्ट ओवेन, इन लोगों के समाजवाद को काल्पनिक समाजवाद कहा जाता है। समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग दोस्तों रॉबर्ट ओवेन द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल इनमें से किस विचारक का ग्रंथ है? हीगल, मार्क्स, लेनिन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप जानते हैं दास कैपिटल मार्क्स की रचना है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दंड का एक सिद्धांत नहीं है? प्रतिशोधात्मक, प्रतिरोधात्मक, वितरणात्मक या सुधारात्मक। तो यहाँ पर देखिए वितरणात्मक या डिस्ट्रीब्यूटिव थियरी जो है ये दंड का सिद्धांत नहीं है। दंड के 4 सिद्धांत हैं, प्रतिशोधात्मक, प्रतिरोधात्मक, अवरोधक और सुधारात्मक। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुस्मृति में कुल कितने अध्याय हैं? ऑप्शन है आपके 10, 11, 12 और 21। तो सही उत्तर है मनुस्मृति के कुल 12 अध्यायों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का नाम क्या था? तो सही उत्तर है फिनिक्स आश्रम। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने वर्ष 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की, जबकि 1910 में जोहानसबर्ग में टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, तिलक को भारतीय अशांति के जनक की संज्ञा किसने दी थी? ऑप्शन है वेलेंटाइन सिरोल, वर्ड्सवर्थ, एनी बेसेंट या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है वेलेंटाइन सिरोल ने। दोस्तों भारत में अशांति का अग्रदूत वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। और भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का पहला केंद्र महाराष्ट्र था। दोस्तों देखिए तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपत महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव मनाया, जो महाराष्ट्र के लोगों में राष्ट्रवादी भावना के विकास का कारण बना था।
और दोस्तों तिलक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। देखिए तिलक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1882 में पत्रकारिता के लिए जिनको सजा हुई थी। तिलक एकमात्र ऐसे राष्ट्रीय कांग्रेसी नेता थे जो कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। पूना में 22 जून 1897 की रात को हीरक समारोह से लौटते समय पूना प्लेग कमिश्नर मिस्टर रैंड और उनके साथी लेफ्टिनेंट एयर्स्ट की हत्या दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर ने कर दी थी और भारत में यूरोप वासियों की ये पहली राजनीतिक हत्या थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ये नारा किसका है? तो ये नारा तिलक का है। और 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की और इसकी स्पष्ट व्याख्या दोस्तों, स्वराज की स्पष्ट व्याख्या 1916 की लखनऊ कांग्रेस में तिलक ने भारतीयों को मंत्र दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने बहुलवाद का समर्थन नहीं किया है? बेब, लिंडसे, क्रैब और हीगल। तो सही उत्तर है हीगल। दोस्तों हीगल जो हैं एक आदर्शवादी विचारक हैं और बेब, लिंडसे और क्रैब ये बहुलवादी विचारक हैं। हीगल का कहना है दोस्तों कि राज्य पृथ्वी पर परमेश्वर की यात्रा है। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कानून उच्च द्वारा निम्न को दिया गया आदेश है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपके बोदा, हाब्स, ऑस्टिन या बेंथम। तो सही उत्तर है जॉन ऑस्टिन। ऑस्टिन इंग्लैंड के प्रमुख विधि शास्त्री थे जिन्होंने 1832 में अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में संप्रभुता सिद्धांत का वर्णन किया है। और दोस्तों संप्रभुता के सिद्धांत को हाब्स और बेंथम के विचारों से वो प्रभावित था और बेंथम के समान ही ऑस्टिन का उद्देश्य भी कानून और परंपरा के बीच भेद करना था और ऑस्टिन का कथन है कि कानून उच्च द्वारा निम्न को दिया गया आदेश है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव चेतना स्वतंत्रता की कामना करती है, स्वतंत्रता में अधिकार शामिल हैं और अधिकार राज्य की मांग करते हैं, ये किसका कथन है? तो दोस्तों ये देखिए ऑप्शन है ग्रीन, लास्की, बार्कर और इनमें से कोई नहीं। तो ग्रीन जो है दोस्तों, ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता किसी कार्य को करने की क्षमता की शक्ति है और ग्रीन ही कहता है कि व्यक्ति के नैतिक कर्तव्यों को संपन्न कराना और उसमें आने वाली बाधाओं को बाधित करना राज्य का परम कर्तव्य है। दोस्तों देखिए ग्रीन के विचारों को, यहाँ पे ये कथन आप गलती से ग्रीन का न मानिएगा क्योंकि ग्रीन के विचारों को स्पष्ट करते हुए बार्कर का ये कथन है। देखिए बार्कर ने ये कहा है कि मानव चेतना स्वतंत्रता की कामना करती है, स्वतंत्रता में अधिकार शामिल हैं और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। तो ये अर्नेस्ट बार्कर का कथन है, लेकिन ऑप्शन में जब बार्कर नहीं रहेंगे तो अगर जो ये कहा जाए कि ये कथन किससे संबंधित है तब ये टी.एच. ग्रीन से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से आत्मपरक और परात्मपरक आचरण के मध्य अंतर किसने किया है? ऑप्शन है जेम्स मिल, जेरमी बेंथम, जे.एस. मिल और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है जे.एस. मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल ने दोस्तों अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी 1859 के अंतर्गत जो है उसने व्यक्ति के दो प्रमुख कार्यों का वर्णन किया है, प्रथम आत्मपरक कार्य और द्वितीय जो है परात्मपरक कार्य। अगला प्रश्न एक कथन है, स्वतंत्रता अतिशासन की विरोधी है, ये कथन किसका है? तो आप जानते हैं ये सीले का कथन है। स्वतंत्रता सभी बंधनों का अभाव है, ये कथन सीले का है। और इसी प्रकार स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है, ये कथन भी सीले का है। स्वतंत्रता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। स्वतंत्रता जो है लिबर्टी शब्द इसका अंग्रेजी होता है और लिबर्टी लैटिन भाषा के लिबर से लिया गया है जिसका अर्थ बंधनों का अभाव होता है और सीले के अनुसार स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना है, ये कथन किसका है? तो कपोल कल्पना जो है राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना मिथ या कल्पना, ये जी.डी.एच. कोल का कथन है। तो जी.डी.एच. कोल का कहना है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मिथक है। और इसी प्रकार दोस्तों लास्की का कथन है कि मुझे स्वादिष्ट भोजन करने का अधिकार नहीं है यदि मेरे पड़ोसी को इस अधिकार के कारण सूखी रोटी से वंचित करना पड़े।
जवाहरलाल नेहरू का कथन है दोस्तों कि भूखे व्यक्ति के लिए मत का कोई मूल्य नहीं है। और लास्की ने कहा है दोस्तों, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता कभी वास्तविक नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, पैन ऑप्टिकन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो सही उत्तर है पैन ऑप्टिकन, ये जेल का उदाहरण प्रस्तुत करता है। और पैन ऑप्टिकन दोस्तों जेरमी बेंथम द्वारा एक कल्पना किया हुआ एक प्रकार का संस्थानिक भवन है। पेन का अर्थ कैदी और ऑप्टिकन का अर्थ होता है कैदियों पर नज़र रखने वाला, निगरानी करता होता है। अगला प्रश्न है, इन विचारकों में से कौन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से संबंधित है? लाक, बेंथम, ग्रीन या मार्क्स? तो आप जानते हैं लाक। और लाक की पुस्तक है ट्रू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, इसमें उसने प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया है। अगला प्रश्न है देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, इनमें से किसने दबाव गुट यानी प्रेशर ग्रुप्स को एक अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है? फाइनर, कासल्स, रोडी या इनमें से कोई नहीं? तो ये दोस्तों फाइनर ने दबाव समूहों को, फाइनर ने दबाव समूहों को अदृश्य सरकार या अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन निर्गुट आंदोलन का संस्थापक नेता नहीं है? पंडित नेहरू, कर्नल नासिर, मार्शल टीटो या कर्नल गद्दाफी? तो दोस्तों कर्नल गद्दाफी जो हैं नैम यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के नेता नहीं हैं, बल्कि नेहरू, नासिर और टीटो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समर्थकों या प्रस्तावकों में प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विदेश नीति में पंचशील का सिद्धांत नहीं है? अनाक्रमण, हस्तक्षेप, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और यथार्थवाद? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, यथार्थवाद भारतीय विदेश नीति में पंचशील का सिद्धांत नहीं है। पंचशील के सिद्धांतों में एक दूसरे पर आक्रमण न करना, एक दूसरे की अखंडता का सम्मान करना और एक दूसरे के आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप न करना, समानता और पारस्परिक लाभ और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व शामिल हैं। इसमें यथार्थवाद शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1985 में भारतीय प्रधानमंत्री ने एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के लिए किस संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था? ऑप्शन है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन और बंगाल की खाड़ी का आर्थिक सहयोग संगठन या उपर्युक्त सभी? तो सही उत्तर है 1985 में भारतीय प्रधानमंत्री ने एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के प्रस्ताव का समर्थन किया था और सार्क यानी दक्षेस की स्थापना 1985 में हुई थी। अगला प्रश्न है, लूट पद्धति निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? अभिभावक नौकरशाही, जातीय नौकरशाही, संरक्षक नौकरशाही या योग्यता आधार नौकरशाही? तो सही उत्तर है लूट पद्धति या स्पॉयल सिस्टम दोस्तों संरक्षक नौकरशाही या पैट्रोनेज सिस्टम भी इसको कहा जाता है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो लोग चुनाव जीत लेते हैं राजनीतिक दलों द्वारा सरकारी पदों पर नियुक्त करने से संबंधित है और ये प्रणाली अमेरिका में प्रचलित है। अमेरिका में जो दल सत्ता में आता है वो अपने लोगों को ही सरकारी पदों पर नियुक्त करता है। अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले किस वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने थे? तो ये था वर्ष 1905 में। वर्ष 1905 में वाराणसी में कांग्रेस का 21वां अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की संविधान निर्मात्री सभा का कानूनी सलाहकार कौन था? बहुत आसान सा प्रश्न है, BN राव। बेनेगल जो है दोस्तों देखिए संविधान निर्मात्री सभा के निर्मात्री सभा के कानूनी सलाहकार या विधिक सलाहकार VN राव थे। दोस्तों देखिए आप जानते हैं जब राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं तो इसमें संविधान ने जो है संघ संविधान समिति सहित कई महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया था। देखिए इनमें से नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रियासत समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महत्वपूर्ण प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सलाहकार समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल, संघ शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू और संघ संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे।
अगला प्रश्न राज्य व्यवस्था से ही है। संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो अभी अभी आपने पढ़ा है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों, प्रारूप समिति जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यों की समिति थी। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित में से क्या घोषित करता है? तो सही उत्तर है, भारत का संविधान भारत को यूनियन ऑफ स्टेट यानी राज्यों का संघ घोषित करता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत दैट इज इंडिया जो है ये राज्यों का यूनियन ऑफ स्टेट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। देखिए, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 सही है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 23-24 ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता जो है दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक में वर्णित है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 में, और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में। तो दोस्तों, ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है, जबकि अन्य ऑप्शन सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है? ऑप्शन है आपके 50, 51, 52 और 53। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 51। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के उल्लेख के लिए जो है ये राष्ट्र को जिम्मेदारी दी गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो ये आसान सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 324। याद रखिएगा, अनुच्छेद 324 में संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% पर सीमित कर दी गई थी? तो दोस्तों, ये था 91वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके द्वारा दोस्तों लोकसभा और विधानसभा के कुल सदस्य संख्या में 15% केवल मंत्रियों की संख्या कर दी गई थी, और कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती। अगला प्रश्न है, बहुत ही आसान सा, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो आप जानते हैं 12 अनुसूचियां हैं, जबकि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। बाद में संविधान संशोधनों द्वारा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियां जो हैं वो संविधान में हमारे शामिल की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान निम्नलिखित में से किसको अवशिष्ट शक्तियां देता है? राज्यों को, केंद्र और राज्य दोनों को, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, केंद्र को। दोस्तों, भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र को प्रदान की गई हैं। अगला प्रश्न है, संसदात्मक सरकार में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन है नाम मात्र का अध्यक्ष, ये सही है। कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल, सही नहीं है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, और कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व। दोस्तों, संसदात्मक शासन को उत्तरदायी शासन व्यवस्था कहा जाता है। इसमें कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण होता है, और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यहाँ पे कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, क्योंकि कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी अध्यक्षात्मक शासन की विशेषता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो सही उत्तर है भाग 2। दोस्तों, भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है, और भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधानों का वर्णन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो सही उत्तर है स्वर्ण सिंह कमेटी। दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? तो हम जानते हैं 1, 2, 3। अनुच्छेद 1, 2, 3 इसका संबंध राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सदन की अध्यक्षता उस व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो कि उस सदन का सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन है आपके लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद या राज्यसभा। तो सही उत्तर है राज्यसभा। और आप जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उपराष्ट्रपति दोस्तों राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी सदन की अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो कौन राष्ट्रपति की तरह कार्य करता है? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों उपलब्ध न होने की दशा में भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं ये राष्ट्रपति की तरह कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, स्पीकर जो है दोस्तों निर्णायक मत का प्रयोग कब कर सकता है, आपको बताना है। ऑप्शन है महाभियोग के प्रस्ताव पर, अनुच्छेद 368 से संबंधित विधेयक पर, अनुच्छेद 52 से संबंधित विधेयक पर या समान मत आने पर। तो सही उत्तर है स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों किसी विषय पर समान मत आने पर उसे निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। लेकिन बराबर मत रहने के दशा में जो है अनुच्छेद 96(2) के तहत पद से हटाने के प्रस्ताव पर प्रथमतः मत देने का अधिकार है, लेकिन मत बराबर रहने की दशा में मत देने का अधिकार नहीं है। लेकिन जब किसी विषय पर या सामान्य जो निर्णायक मत होता है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के वोट बराबर होने पर जब टाई की स्थिति हो तो उसमें केवल निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन आहूत करता है? तो दोस्तों संयुक्त बैठक जो है भारत का राष्ट्रपति आहूत करता है, लेकिन इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है, एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है किसके द्वारा? तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है और संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रस्ताव है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में आर्थिक आपातकाल कितनी बार लागू किया गया है? देखिए 3 बार, 2 बार, केवल 1 बार या कभी नहीं। तो सही उत्तर है भारत में जो वित्तीय आपातकाल है ये अभी तक अनुच्छेद 360 के अंतर्गत इसका प्रयोग कभी नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए अशोक मेहता समिति ये 1957 का है दोस्तों, अशोक मेहता समिति 1957, बलवंत राय मेहता समिति 1977। दोस्तों यहाँ पर देखिए बलवंत राय मेहता समिति दोस्तों ये 1957 की है, अशोक मेहता समिति 1977, LM सिंघवी समिति 1986 और थुंगन समिति 1988 है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। पहले बलवंत राय मेहता समिति है 1957 की, उसके बाद अशोक मेहता समिति 1977, फिर LM सिंघवी समिति 1986 और थुंगन समिति 1988। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायतों के चुनाव का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है और पंचायतों को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 5 का विषय माना गया है। अगला प्रश्न है, कूट दिए गए कूटों के आधार पर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। तो हाब्स की रचना आप जानते हैं लेवियाथन है, लाक की टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट है और रूसो की द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इस आधार पर 2-3-1 हो जाएगा। 2-3-1 यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, आपको बताना है। द रिपब्लिक, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लाज या पॉलिटिक्स। तो सही उत्तर है रिपब्लिक की पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स अरस्तु की है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की है, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की है और रिपब्लिक आप जानते हैं प्लेटो की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं? ऑप्शन है द आर्कटिक होम ऑफ बेदाज, गीता रहस्य, द ओरियन और उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। दोस्तों ये सभी पुस्तकें बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है? संगठन, अवैधानिक साधनों का प्रयोग, लोकतंत्र में विश्वास और वैचारिक एकता। तो दोस्तों, राजनीतिक दल संगठन होता है और ये समान वैचारिक समूहों पर वैचारिक एकता और लोकतंत्र में विश्वास करता है और सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करता है। यहाँ पर ऑप्शन बी देखिए, अवैधानिक साधनों का प्रयोग, ये राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है। हालांकि कई राजनीतिक दल कभी कभी लुके छिपे या चोरी से इन साधनों का प्रयोग भी करते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है। आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। प्राकृतिक अधिकारों का जो सिद्धांत है वो मानता है कि अधिकार पूर्व नागर और पूर्व सामाजिक हैं, सही है। अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत ये मानता है कि अधिकार राज्य की कृति हैं, सही है। और अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत यह मानता है कि अधिकार परंपराओं की उपज है। और अधिकारों का यथार्थवादी सिद्धांत ये मानता है कि अधिकार मनुष्य की शक्तियां हैं। तो ये आपका सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों अधिकारों का यथार्थवादी सिद्धांत कोई सिद्धांत है ही नहीं। और जो आपके ए बी सी ऑप्शन हैं ये आपके तीनों सही सुमेलित हैं। यथार्थवादी सिद्धांत अधिकारों का कोई नहीं है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किसे माना गया है? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले दोस्तों ये नरम दल उदारवादी विचारधारा के थे। इनको महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु जो है, ये राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी के। अगला प्रश्न, और जो हम सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र का एलटी ग्रेड 2018 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसका आखिरी प्रश्न है, प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? तो सही उत्तर है न्याय से संबंधित यानी कंसर्निंग जस्टिस। प्लेटो की रचना, महत्वपूर्ण रचना रिपब्लिक है और इसका उद्देश्य जो है न्याय की स्थापना करना व्यक्तियों और राज्य में। इसी आधार पर इसको कंसर्निंग जस्टिस कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आज का जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के अंतर्गत हमने एलटी ग्रेड परीक्षा जो 2018 में आयोजित हुई थी उसके सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नागरिक शास्त्र का जो प्रश्न पत्र हुआ था उसको हल किया। ये प्रश्न पत्र आपके आगामी टीजीटी सामाजिक विज्ञान, पीजीटी यानी प्रवक्ता परीक्षा राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और इसके साथ साथ राजनीति विज्ञान विषय से दोस्तों नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।